बाद में ये मेरे अहोभाग्य की बात हो गई थी। वो जब कहीं पे भी यूँ कहते थे कि मैं मंगलेश का पिताजी हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की बात नहीं होती थी कि मैं एक आइडेंटिफाई जो हूँ बाप के लिए बंदा हूँ। तो मैं हर नौजवान पीढ़ी से यही कहूँगा कि वो हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। देखो, अगर चोर है तो उनके लिए जो है पुलिस है, क्योंकि तभी सुधरेंगे। और जहाँ पे देव भूमि है तो यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत भूत तो होते हैं। ऐसा नहीं कि हम ना कह सकते हैं, होते हैं, छल छिद्र छायाएं तो होती हैं, और इसीलिए इसको देवभूमि कहा गया है। हमारा प्रजो होते दाना स्याणा बोला घर में जब तक तो शरणांगत नहीं होला तब तक जो चीज पुराना गीत भड़ोका होगी, पवाना होगी, जागर शैली होगी, या तब तक मार्केट में नहीं ओण्या जब तक ये लोग ये तरीके को प्रयास नहीं कर रहा। मेरी छौंदाड़ी सज धजी गे गोरी गलवाड़ी चिफल पट मुंड पारंदा भलो बांधू चाकारी पे जामी तुरी ले कट माँ की कसम जिया बासीगी हुएगी छौंदाड़ी घिरण घिट मोड़ मची गे माया लगी गे सोडू मंडान धुल रे पट। नमस्कार, प्रणाम पैलाक। स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट में जिसका नाम है द पहाड़ टेल्स। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने माया बांध, सिल्की बांध, लबरा छोरी और कई ऐसे सुपरहिट गाने हमारी उत्तराखंड को दिए हैं। और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम जानेंगे उनके सुरों के पीछे का संघर्ष और उनकी जर्नी के बारे में। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं वैदिक जागर सम्राट, लोक गायक श्री मंगलेश डंगवाल जी का। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद शिवांगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आमंत्रण का वास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आज हम आपके साथ बातें करेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये आपके साथ आज यहाँ पे बैठ। सौभाग्य की बात है कि आपने जो है मुझे अपने द पहाड़ टेल्स पे बुलाने की न्योता दिया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से तमाम श्रोताओं के, आपके दर्शकों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ जी। सर, मैं अभी 2-3 साल पहले तक आपके गानों में अपने स्टेज परफॉर्मेंस देते हुए आई हूँ कॉलेज में, और सीडी के दौर से हम आपके गाने सुन रहे हैं, और अभी तक जो अभी भी कॉलेज में बच्चे हैं वो भी आपके गानों पे परफॉर्म करते हैं, और मतलब इतना सब आपके गानों से प्यार करते हैं जी। इतने आपके गाने इतने हिट हैं, सबको इतने पसंद आते हैं जी। सर, हमको पता है आपको बचपन से ही गाने का शौक था, बट पहाड़ी म्यूजिक में आपकी कैसे आपका रुझान हुआ इस तरफ कि आप पहाड़ी म्यूजिक में जाते हैं, पहाड़ी इंडस्ट्री में जाते हैं? देखो शिवांगी जी, इस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया था और हर मंच पे भी करता हूँ कि जब 19वीं सदी का लास्ट था, 98, 99 और 20वीं सदी का प्रवेश हो रहा था, तब हमारे पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती इन गीतों का चलन ज़्यादा था, डीजे के माध्यम से या किसी भी प्रकार से। तो मेरे मन को एक पीड़ा थी और एक संघर्ष करने की चेष्टा थी कि जिस भाव से ये गीत बज रहे हैं, क्या कभी हमारे समाज में हमारे पर्वतीय गीत हमारे बीच में ऐसे बच पाएंगे। बस मेरा वही जुनून था, वही लगन थी, और मैंने अपने राज के नौकरी को भी फिर इतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व मैंने फिर संगीत को दिया। वहाँ से मैंने त्याग पत्र दिया और मैं कूद पड़ा, और जिस भाव, जिस जोश, जिस ऊर्जा के साथ में मैंने कार्य किया, वो पब्लिक ने मुझे आशीर्वाद दिया, और तब एक नया चलन समझेगा आप, या 20वीं सदी का एक नया युग शुरू हो गया था डीजे का जी। और वो अभी तक मुझे लगता है सब लोग अभी तक आपके गाने सारे सुन रहे हैं और उनको इतना पसंद कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है और ये सब आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद है। और यदि रचना दमदार हो तो वो जो है जन्म जन्मांतर तक जीवित रहती है। कला संस्कृति ऐसी चीज है कि ये अमिट है, तो वही भावना उन गीतों में भी है, जिसलिए ये चल रहे हैं। सर, जब आपका पहला गाना आया था सिल्की बांध जी, तो ऑडियंस ने बहुत प्यार करा उस गाने को जी। और बहुत पसंद करा, तो तब आपको पता था कि आपका जो पहला गाना आप गा रहे हैं वो इतना हिट होने वाला है और लोग इतना पसंद करने वाले हैं उस गाने को, और जब आपको पता चला लोगों का रिएक्शन उस गाने के प्रति, तो आपको कैसा लगा? देखो, मैंने जब ये गीत लिखा था तो मेरा स्कूली दौर था, मैं हाई स्कूल इंटर में उस टाइम पे था, और मैंने तभी से इसे कंपोज करना शुरू कर दिया था। और ये कोई जल्दबाजी की रचना नहीं है, इस रचना को मैंने बहुत अच्छे करीबन 3 से 4 साल में तैयार किया था। तो मैं गांव में, स्कूल में कई बार मैं टेबल पे बजा के गा लेता था। तो एक बार मेरे गुरुजी थे, तो उन्होंने भी मुझसे सुन लिया, उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी आ रही है, एक बार ज़रा सुनाओ क्या गा रहे हो आपकी। तो फिर मैंने उनको सुनाया, उन्होंने सुना तो पूरी क्लास ने सुन लिया, अब सुना तो सब ने तारीफ कर दी, सब खुश हो गए। फिर ऐसे कई बार मैं घर में जो है अपने घर में प्रैक्टिस कर लेते थे, कई बार हम टीन के कंटर पे प्रैक्टिस कर लेते थे बजाने। अब ढोलक तो गाँव में होती नहीं थी, कई बार थाली पे बजा के कर लेते, कई टेबल पे, कभी हम दरवाजे के बगल में खड़े होकर दरवाजा बजा रहते थे, इस गीत को गुनगुनाते रहते थे। तो मतलब यही मेरी प्रैक्टिस थी,
और इस तरीके से इस गीत को मैंने बनाया बनाया बनाया, मेहनत की, ये रिकॉर्ड हुआ, तो फिर इस गीत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी। तो सर आपने संगीत कहीं से सीखा या आपका कोई मेंटोर था जिन्होंने आपको इस मार्गदर्शन दिया इस चीज़ का कि इस चीज़ में जाओ, और जो आप जैसे आप इंस्ट्रूमेंट जो आप बोल रहे हैं आप बजाते थे, तो मतलब ये आपने कहीं सीखा या खुद से ये टैलेंट नहीं, आ खुद से गया? अंतरात्मा से, और फिर एक लगन थी, फिर मैंने हारमोनियम बजाना हो गया, ढोलक हो गया, वेसिकल, ये नहीं कि मैं कोई रिकॉर्डिंग के तौर पे नहीं, लेकिन अपनी कंपोजिशन के लिए मैंने स्वयं सीखा है, और मैं अच्छा हारमोनियम प्ले कर लेता हूँ, ढोलक प्ले कर लेता हूँ, और उसी प्रकार का मैं ताल कंपोज करके फिर अपनी रिकॉर्डिंग में साजिंदों से प्ले करवा लेता हूँ। तो आप जी। अपने गाने में जो म्यूजिक था आप खुद ही कंपोज करते थे सारे सारे गाने? 99% मेरा अपना होता था म्यूजिक, कि मुझे इस प्रकार का बनाना है, इस प्रकार का चलन चाहिए, ऐसा टेम्पो होगा, ये साज बजेगा, इस तरीके से कोरस होगा, ये सब रिक्वायरमेंट मेरी अपनी होती है। अच्छा। जी, जी। अभी आपने बताया था कि आपने अपनी जॉब छोड़ी, सरकारी जॉब, जी, और जी। हमारे जो पहाड़ी माता-पिता होते हैं, जी। उनकी हमेशा से इच्छा होती है कि उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी में जाएँ, सेटल हो जाएँ अच्छी तरीके से एक जॉब करके, जी, जी। और आप वो जॉब छोड़ कर आए हैं। जी, जी। तो इतना रिस्क आपने कैसे उठाया कि आपने कहा कि मैं जॉब त्यागता हूँ और मुझे म्यूज़िक पसंद है तो मैं म्यूज़िक की तरफ जाऊँगा। इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया आपने उस टाइम पे? मैंने बताया ना कि जैसे मुझे बहुत बड़ा चिंतन और मंथन था कि काश हमारे गीत ऐसे बज सकते हैं, और जो उस दौर के कलाकार चल रहे थे वो बड़े मार्मिक हो गए, वात्सल्य ममता भरे गीत लिखते थे। उनमें मुझे लगा कि ये इतना पावरफुल कंपोजिशन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, मैं नौकरी से त्याग दे दूंगा, एक चीज़ का त्याग तो करना ही पड़ेगा। और उस दौरान हालांकि मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए, वो भी मुझसे करीबन 2 सालों में मुझसे बात नहीं की। बड़े अच्छा। मतलब पिता तो पिता होते हैं, है ना? तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि भाई ये नौकरी छोड़ा है और इस कच्चे काम में जा रहा है, तो कैसे जीवन यापन कर पाएगा। लेकिन मेरे पिताजी को तब बहुत बड़ी खुशी हुई जब मैं 2002 में एक इंटरनेशनल कार्यक्रम के लिए जो हूँ अभी धाबी जाता हूँ, तब वो बड़े हर्षित हुए। तब उन्होंने कहा बेटा ठीक है, आप अपने पैरों पे अब खड़े हो गए हैं। जी। तो फिर जब आपके गाने उन्होंने सारे सुने, जी, तो जी। उस टाइम उनका क्या रिएक्शन था आपकी तरफ? कि मतलब कैसे उनको आपके गाने लगे? कौन-सा गाना आपका सबसे अच्छा लगा उनको? देखो, वो तो लगभग सारे गीतों को पसंद करते थे, धार्मिक ज़्यादा पसंद करते थे वो। और बाद में ये मेरे लिए अहोभाग्य की बात हो गई थी, वो जब कहीं पे भी यूँ कहते थे कि मैं मंगलेश का पिताजी हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की बात नहीं होती थी कि मैं एक आइडेंटिफ़ाई जो हूँ बाप के लिए बंदा हूँ। हुँ। तो मैं हर नौजवान पीढ़ी से यही कहूँगा कि वो हमेशा अपने माता-पिता का सम्मान करें, और एक आईडी ऐसी बने कि जो पुत्र हो या पुत्री हो, उसके थ्रू उनके माता-पिता को जाने जाना चाहिए, तो तब माँ-बाप के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और यही शायद मेरे लिए भी वो सबसे बड़ी अहोभाग्य की बात है। जी। जी। सर जब गाने आए थे तो मतलब उस टाइम मैंने सुना था कि लोगों को पता नहीं था कि कौन सिंगर है, जी, किसने ये जी, गाने जी, गाए जी, हैं, जी, और जी। सब ढूँढते थे जी, कि जी। ये इस गाने का सिंगर हमको मिल जाए, सिल्की बांध का हमको जी, सिंगर जी, मिल जी, जाए। जी, जी। तो आपके जो इतने सारे गाने हैं, जी, तो जी। आपको ऐसा कौन-सा अपने गाने के बाद आपको लगा कि हाँ, अब मैं एक आर्टिस्ट बन चुका हूँ, अब लोग मुझे पहचानते हैं? वो आपकी कौन-सी कंपोज़िशन थी? वो आपका कौन-सा गाना था? देखो, सिल्की बांध जब आई थी तो शुरू में के करीबन-करीबन 1 महीने तक तो लोगों ने मुझे सिल्की बांध के नाम से ही हुँ। ढूँढा कि सिल्की बांध वाला लड़का, सिल्की बांध वाला लड़का, सिल्की बांध वाला लड़का। लेकिन इसके बाद जब गुरख्यों की रांझा और माया बांध आई, हुँ। तब एक दमदार एंट्री हो चुकी थी मेरे नाम की मार्केट में। जी। फिर सबने यही बोला, जिस तरीके का उसमें माया बांध में एक डी टोन का प्रयोग किया गया था, बहुत फास्ट टेम्पो किया गया था, और 8-8 रिदम को डीटी करके बनाया गया था, उसमें बहुत हैवी काम हुआ था। तो तब जितने भी आर्टिस्ट गए थे, बस सब यही कहते कि जी जिस तरीके का मंगलेश जंगवाल का टोन है, हमारा भी वैसे बना दीजिएगा। लोगों को ये पता नहीं था कि इसे डी टोन कहते हैं। तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि रही मेरे लिए, और एक नई सोच, एक नया आविष्कार जो मैंने पहाड़ के लिए किया, तो आज की डेट में सबके सामने उसे सब यूज़ कर रहे हैं। जी। उस टाइम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी जी, शायद जी, चीज़ों जी, के बारे जी। में, बट बिल्कुल, आपने वो बिल्कुल। चीज़ ला दी थी। जी, 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 जी। और ये भी सुनने में आता था कि उस टाइम जब सीडी का दौर था तो एक जो म्यूजिक सिंगर थे सबसे ज्यादा जो पैसे लेते थे वो आप थे। ऐसा सच में आप और आपके बाद गजेंद्र राणा सर, ऐसा सच में था? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब आप बहनों का, भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि वाक़ई उस दौरान में जो है हम लोगों को अच्छा पारिश्रमिक मिलता था, और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मतलब फोकट में मिलता था। हमने मेहनत भी की, और एक नया चलन भी चलाया है उत्तराखंड में। ऐसा नहीं कि हमें जो है दान में किसी ने वो पैसे दिए हैं। मेहनत की है और मेहनत का फल मिला है और अच्छी पेमेंट मिली है। इसमें नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी। और इतने अच्छे गाने जो हमको दिए हैं जी, तो जी। ये तो बनता था। जी, 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 जी।
जो सिल्की वाला गाना था उसमें एक लाइन थी, सिल्की जुग जुग जी रैली, जी हाँ तेरी प्रेम तेरी गाथा। प्रेम का था। जी जी। तो आपने मतलब जब ये गाना लिखा तो ये एक सच्ची कोई स्टोरी के ऊपर आधारित था या आपने खुद से कुछ बनाया के खुद से ही अपना लिखा हुआ था या कुछ कहानी थी इस गाने के पीछे? खैर देखो, आप तो पत्रकार हैं और इतने बड़े बड़े चैनलों में भी आप काम करते हैं, आपको मुझे समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में 2 मंदिर हैं, देवरानी और जेठानी के, आप अपने चैनल के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। जी। तो वहाँ पे बंशीधर नामक एक पुजारी होता है और सिल्कीबान हमारे पहाड़ का नाम नहीं, ये बेसिकली एक बनिया की पुत्री है। अच्छा। तो वो रोजाना शुक्रवार को मंदिर में अक्ष जल चढ़ाने के लिए आती है। वहीं से दोनों का प्रेम संबंध हो जाता है, यानी भगवान की कृपा मान लीजिएगा, माता पिता का आशीर्वाद मान लीजिएगा। तो बंशीधर जब वहां पे प्रातः पूजा में वहां पे बैठा था और सिल्कीबान जो है जल का लोटा लेके आती है, जल चढ़ा के जाती है और वो दोनों दोनों प्रेम करने लग जाते हैं आपस में, लेकिन उनकी बोलने की सामर्थ्य नहीं होती है स्पष्ट करने की। तो बंशीधर फिर माँ की मूरत के सामने कहता है, जो उस गीत का पहला अध्याय का पहला शीर्षक है, दपरबो तुम्हारी छत्र छाया माँ, सिल्की बांध की प्रेम माया माँ, ये ना हुए निहाल, तुए पापणी का छत्तीसगढ़ माँ मेरी आँखी रुए रुए की वेगी नीलाले, ये नो हाथ नो बेद दिवा जसी जोत बर्फसी रंग गोरू, सुन्याल मेरी माँ जो न मरिया, अरे सुन्याल मेरी माँ जो न मरिया, मैंने भी जान सिल्की बांध का धोरो, हाँ बे हाथ डांगूरी लीक तय सिल्की का धोरू। तो ये पहला अध्याय था। वो माँ के सामने बोलता है, जब ममता होती है तो ममता में आंसू जरूर छलकते हैं, चाहे पत्नी की ममता हो, दोस्त की ममता हो, माँ की ममता हो, पिता की ममता हो, भाई की ममता हो, तो अश्रु जरूर आते हैं प्रेम में। तो यही था उस गीत का पहला अध्याय। जी। अच्छा, आपकी बहुत ही प्यारी आवाज है सर, अभी धन्यवाद, आपने जैसी धन्यवाद। गाया है ना, बहुत प्यारी आवाज है थैंक सर। यू। अच्छा, तो ये सारी स्टोरीज गाने के पीछे थी? जी 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 जी। तो ये स्टोरी मतलब आपको किसी ने सुनाई थी या आपको पता थी कि ऐसा इस गांव में होता है? ये दोनों चीजें जो आपने अभी हमको स्टोरी नहीं, बताई। ये किताबों में संकलन होता है, मैं किताबों में मैक्सिमम देखता हूँ, जैसे तिलु रोती लिखा था, बीर बड़ों का था, ये जो सारी चीज़ होती हैं, ये सारी गाथाएं मैं अपने पास रखता हूँ और जो मेरे को अच्छी लगती है कि ये मार्केट में चल पड़ेगी, उनको कंपोज करके फिर गा लेते हैं। अच्छा, तो आप बुक्स पढ़ते जी हैं? जी जी, 101%। कौन कौन सी आपने बुक्स पढ़ी है? थोड़ी सी हमारी ऑडियंस को भी बता दीजिए। मैं सारी, जैसे गणित इतिहास की, मैं अब देखो कारोबार तो जो चीज़ है मैं उसी की ज़्यादा पढ़ूंगा। मैं ये है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे अब साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, मुझे संस्कृति की सेवा करनी है। लेकिन गढ़वाल संबंधित जितनी भी किताबें होंगी उन सब का मैं अध्ययन करते रहता हूँ। गणित इतिहास में जितने सारे राजा रजवाड़ों के टाइम से जो पुस्तकें होती हैं उन सबको ध्यान करते रहता हूँ। और जो दंत कथाएं हैं हमारे पहाड़ों में कि हमारे दादा झड़दादा परदादा गाँव के लोग सुनाते हैं, उन सबको मैं सुनता रहता हूँ और ज्ञान अर्जित करता रहता हूँ। और अगर किसी को हमारे पहाड़ के बारे में कुछ जाननी हो, सारी छोटी छोटी स्टोरीज या जितनी भी गढ़ जी कथाएं जी हैं, जी। तो आप ऐसी कौन सी बुक है जो आप हमारे ऑडियंस को सजेस्ट करोगे कि ये पढ़ो, इसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा? देखो, किताबें मिलना तो थोड़ा असंभव हो पाएगा, भी गढ़ इतिहास की किताबें जो पुराने लोग हैं उनके पास ही होंगे, या गांव के जो दाने स्याणे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके पास तो आपको मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे मार्केट में इस प्रकार की किताबें मिलेंगी तो बहुत कम है। जैसे आपको थोड़ा बहुत तिलु रोतेली की मिल जाएगी, बीर भड़ों की मिल जाएगी और 52 गढ़ों का इतिहास मिल जाएगा। लेकिन मूल जैसे और अधिक गहराई में आपको जाना होगा तो उसके लिए आपको जो है गाँव-गाँव का भ्रमण करना पड़ेगा और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। जी। ठीक है सर, जब हम किसी चीज़, चाहे हम एक एक्टिंग कर लें या हम जी, डांस कर जी, जी। लें या हम किसी कॉर्पोरेट लाइफ में हो या हम नॉर्मल जॉब कर रहे हो, तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि लोगों को आपका काम अच्छा भी लगता है पर कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका ऐसा कौन सा, जब आपने गाना गाया था कि जो आपने अपने बहुत दिल से लिखा था, जी, बहुत मतलब मन से लिखा था, पर ऑडियंस ने उसको उतना प्यार नहीं दिया? वैसे तो आपके ऐसे कोई गाना है नहीं कि जो ऑडियंस को ना पसंद आया हो, पर जो आपने बहुत दिल से लिखा बट ऑडियंस ने उतना, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे इतना इस गाने से प्यार मिल सकता है, और वो उतना नहीं मिल पाया। वो गीत है जब केदार खंड आपदा आई थी 2013 में तो उस टाइम उस गीत को लिखते लिखते मैं करीबन 200 बार रोया होऊंगा और रिकॉर्ड करते हुए भी मैं रोया हूँ। और जब वो विजुअल मैंने देखे थे, वीडियोग्राफी वहाँ की, कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर से वहाँ पे लकड़ी पहुँचाई जाती है, उनकी अंत्येष्टि की जाती है, सरकार को भी सही सही आंकड़ा नहीं मिल पाया है, तो मेरे हृदय को बड़ा आघात हुआ था। और उसके पीछे 2 तथ्य सामने आए थे। एक तथ्य आया था
जो धार्मिक दृष्टि से आया था कि यहाँ पे धर्म की हानि हुई है, तब इस प्रकार की घटना हुई है। और दूसरा जो साइंटिफिकेट आया था वो ये आया था कि अत्याधुनिक विकास के कारण जो ऐसी आपदा आई है, लेकिन इसका पुख्ता प्रमाण कुछ भी नहीं है। तो तब मैंने भगवान भोलेनाथ से यही अर्ज की थी कि भगवान आखिर ऐसा हुआ क्यों है। तो वो सबसे मेरा लोकप्रिय गीत था और सबसे मार्मिक और सबसे आंसू जो मेरे निकले थे उस गीत को लिखते हुए निकले थे। और शायद मुझे लगता है कि फिर भी लोगों को थोड़ा कम पसंद आया वो। अब ऐसा क्यों आया, या तो हो सकता है कि उस प्रकार के श्रोता ना हो, जबकि संवेदना पूरे इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय समूह तक की थी केदारखंड आपदा में। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि देखो, व्यू उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि हर चीज पे आपका व्यू नहीं आ सकता। कई बार क्या होती है कि जो अच्छी चीजें होती है उनमें व्यू बहुत कम आते हैं, और जो इस प्रकार की चीजें होती है थोड़ा हल्के लेवल की होती है उनमें बहुत सारे व्यू मिल जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तो ये मेरी उनको श्रद्धांजलि थी और हमेशा रहेगी। जब तक ये गीत रहेगा तब तक रहेगी। जी सर, अभी आपने बात करी इस चीज़ की, मैं इसी चीज़ पे आ रही थी कि जो हम जब सीडी पहले आती थी तो उसमें 8 गाने होते थे एक सीडी में, है ना, और हर सीडी में एक भगवान का गाना या कोई जागर या भजन तो होता ही होता था। बट अब जैसे यूट्यूब का दौर आ गया है तो लोग सोलो गाना बना रहे हैं, एक एक गाना गाते हैं। तो जो ये गाने हमारे जागर हैं और जो हमारे भगवान वाले गाने हैं वो थोड़ी लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इनको हम कैसे आगे तक वापस हम इसको ला पाएंगे कि लोग वापस अपने जागर को सुने? अब लोगों को जागर की जगह जो मेलोडी सॉन्ग्स होते हैं या डांसिंग नंबर होते हैं वो ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तो हम कैसे इनको आगे तक पहुंचा पाएंगे? देखो, इसके लिए जो नए कलाकार अभी वर्तमान में गा रहे हैं उन्हें कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, और बिना मेहनत के, बिना ज्ञान के, बिना क्षेत्र भ्रमण के, और जो हमारा पढ़ा जो दाना स्याणा बोला घर में, जब तक तो कि शरणांगत नहीं होला तब तक जो चीज पुराना गीत भड़ूका होगी, पवाना होगी, जागर शैली होगी, या तब तक मार्केट में नहीं ओढ़िया जब तक ये लोग ये तरीके को प्रयास नहीं कर रहा। और अगर इस तरीके का ये प्रयास करेंगे तो 100% आएगी, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कौन से पेट से सीख के आए हैं, या जो लोग गा रहे हैं वो पेट से कोई सीख के नहीं आया, सबने मेहनत की है। हम कहीं पे जब गाँव में थालू मेला कौथी होनन, दुबड़ी होनन, त्योहार होनन, बगवादी होनन, पंडवार होने, कई प्रकार की रोपनी लग रही, तो हर प्रकार का गीत और जागर, तांदी, थड़िया, चौफला लगना, तो हम सीखने को प्रयास करना, हमेशा कलम जेब में रखना, कागज जेब में रखना, और दाना स्याणों से सुनना, और ती चीज़ फिर नोटेशन करना, तब जे तीन प्रस्तुत करना। तो ये नई कलाकार होते हैं कन्नू बोलो, और फिर दोबारा चहल पहल हो जाएगी। और हमारा तो देखो पूर्ण रूप से प्रयास है। मेरा एक अपने मन में श्रद्धा थी कि मैं पुनः, जब अब ये आपदा 2013 में मेरा लास्ट एल्बम आया था केदारखंड आपदा, उसके बाद जो मैंने अभी नया भजन निकाला है वो भगवान श्री गणेश का मंगलाचरण, सत्य सनातन धर्म पे आधारित, यजुर्वेद पे आधारित भगवान गणेश जी का ये भजन और जागर मैंने प्रस्तुत किया है। और इसके बाद अब मैं अपने गीतों की शुरुआत करूंगा। तो एक दो लाइन सुना देंगे आप हमें अपने भजन के? हाँ ठीक है, मैं ये भजन के आप लोगों को सूक्ष्म में 2 पंक्तियां सुना देता हूँ। यशोदेई जसोदेई खोली का गणेशा, पहली पूजा तेरा नो की दया बनती देवा। यशोदेई जसोदेई खोली का गणेशा, पहली पूजा तेरा नो की दया बनती देवा। देवा ओ देवा एक दंती देवा, देवा ओ देवा यशवंती देवा। तो ये पंक्ति छंद और मैं पूर्ण रूप से आशा विश्वास थी कि जब जब ही गौस्वरूप पृथ्वी मैया माँ भगवान श्री गणेश को महोत्सव होलू, तब तब ये भजन जो अजय और एक काल जयी रचना रही। ये मेरे पूर्ण रूप से प्रयास भी थे और मेरी आस्था भी थी। बहुत प्यारा भजन, बहुत प्यारा गाना है सर। सर जैसे आपके जो गाने आए थे वो सारे बांध वाले होते थे, सिल्की बांध, माया बांध। तो ये गाने ऑटोमेटिकली बन जाते थे, या जब आपका पहला गाना बहुत हिट हुआ तो आपको लगा मैं थोड़ा सा इसी के बेसिस पे थोड़े गाने बनाता हूँ? तो ये कैसा था? देखो खैर, सिल्की बांध तो खैर एक सुंदर कन्या थी, तो सुंदर को हम अपने पर्वतीय बोली जो चीज बांधे बोला, लेकिन माया बांध एक काल्पनिक गीत था। उसको मैंने जो है मतलब एक अपने मन से, मतलब देखो नारी हमारा पहाड़ की नारी तो वाकई देवतुल्य ची और कुदरती रूप से सुंदर होती, सब बिना श्रृंगार कभी देवी को रूप लग दी, और श्रृंगार भी करो तो तभी भी देवी को रूप लग दी। तो ये एक काल्पनिक थो, माया बांध शब्द कल्पना करी थो, और सिल्की बांध जो एक वास्तविक सुंदर कन्या थी, ये वास्तव बांध को नाम रखेगी। जी अच्छा।
आपके लिए ना एक परफेक्ट गाना क्या होता है? जी। उसके बोल होने चाहिए गाने के लिए, या फिर उसके पीछे का इमोशंस होना चाहिए, या उसका जो म्यूजिक होता है? आपको क्या लगता है एक अच्छा गाना बनने के लिए क्या जरूरी होता है? सबसे पहले लेखन हम्म, के लेके, जब आपको लेखन पर आपकी जबरदस्त पकड़ होली, तो वेगा बाद आप जो चीज म्यूजिक बोलो, संगीत वादन होगा, फिर वो भी अच्छा बनेगा। और वेगा बाद फिर आपको नृत्य भी बहुत अच्छा बोलो। लेकिन सबसे पहले गायक आते हैं जो चीज एक रचना करना को बहुत गहरो नॉलेज होनी चाहिए। हम्म, जी, सही बात बोली आपने। हर चीज की बिल्कुल नॉलेज होनी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल तभी हम बिल्कुल। उसके ऊपर तब काम आपके कर कलम सकते में दम होगा, नहीं तो आप हमेशा से गाला पके जाला केला और तू मिलना है धर्मपुर का मेला है ना। तो सही बात। ये चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने लिखना है तो आपकी कलम में जो है वजन होना चाहिए। हम्म। जी अभी जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने आपके बारे में मैंने सारी रिसर्च करी, आप सब पढ़ा था, तो उसमें आया था कि आपको वैदिक जागर सम्राट का पद जी मिला जी। है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और कैसे ये पद आपको मिला, क्या इसके पीछे की कहानी थी? देखो, सबसे पहले तो मैं कर्म और धर्म से सनातनी हूँ और कट्टर सनातनी धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति हूँ। प्राण जाए पर वचन न जाए, इस बात को मैं हर मंच पे बोलता हूँ। और दूसरे में मैं गौ, ब्राह्मण और कन्याओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। और सबसे यही निवेदन करता हूँ, जितने मेरे युवा भाई हैं, शिक्षित हैं, कि वो हमेशा अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े पर अपनी माँ बहनों की निष्ठा और उनकी पवित्रता के लिए जो है आप हमेशा तत्पर रहें। रही बात वैदिक जागर सम्राट की, मेरा नाम मेरे माता पिता ने मुझे मंगलेश ढंगवाल दिया, और ये संपूर्ण सनातन समाज ने मुझे एक पद नाम दिया, जो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। वो शायद इसलिए दिया होगा क्यों कि मैं प्रारंभ से और आज तक अपनी सनातनी वेशभूषा में रहा हूँ, नंबर एक। अच्छा। नंबर दो, मैं ऐसा गायक हूँ उत्तराखंड का जिसने सत्य सनातन धर्म पे, हिंदुत्व पे खुल के गाना गाया। जब पहले लोग डरते भी थे कि यार हम हिंदू हैं, ये बड़ी दिक्कत ना हो जाए, वो बड़ी ना हो जाए, मैंने तब भी खुल के जो है ये हिंदू धर्म वाला गीत गाया था कि सतयुगी रहे हिंदू धर्म, त्रेता विजय हिंदू, द्वापर माँ हिंदू धर्म, कलयुगी जय हिंदू धर्म। तो ये खुल के गाया था, तब लोगों को भी बहुत खुशी हुई थी। तब से भी मुझे और महत्व मिलने लग गया। फिर मैंने अपने जितने भी जागर गाए उनमें मैंने जो है वेदों की जो रचनाएं होती हैं, लौकिक जो मंत्र होते हैं, उनसे शुभारंभ करने का प्रयास किया, कि ताकि लोगों को, जिनको वेद पढ़ने ना आए, श्लोक पढ़ने ना आए, वो इसको सुन के और गाएं, तो ताकि हमारा प्रचार प्रसार अच्छा होगा। बस यही कारण मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोगों को प्रिय भाया होगा। तो ये सनातन की तरफ आपका जाना कैसा हुआ, मतलब कैसे आप सनातन की तरफ को आप गए? ये शिक्षा दीक्षा मेरी माँ की है, मेरे अच्छा। पिताजी की है। उन्होंने ही मुझे कट्टर सनातनी बनाया है। और मेरे चारों तरफ का जो वातावरण रहा वो बहुत शिक्षित रहा है। और लगभग लगभग जो 100% सारे सनातनी रहे हैं। ऐसा नहीं, मेरे सर्कल में मुस्लिम भाई भी हैं, लेकिन वो भी मुझे बहुत आदर्श मानते हैं, मेरे भजनों को सुनते हैं। आप देखना कभी मेरे यूट्यूब पे उन लोगों को मुझे मैसेज आते हैं। तो ये वातावरण का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और माता पिता का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और फिर लगन भी होती है अपनी। और जी आपका नेचर जो है वो लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, तभी सब जो आप बता रहे हैं मुस्लिम लोग भी हैं वो भी आपके भजन सुनते जी हैं, जी तो ये जी प्यार है उनका आपकी जी तरफ। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। सर आपने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि एनओसी के चलते हुए आप कुछ टाइम हमारी इंडस्ट्री में नहीं थे और गाने नहीं हम सुन पा रहे थे आपके, जी और जी अब वो एनओसी वाला आपका जितना भी वो था वो सब पूरा हो चुका है। जी जी तो जी सर जैसे अभी हम कहीं से गैप लेते हैं किसी चीज़ में, किसी भी जगह से, तो जी जी, आजकल तो 1-2 दिन में चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज बात है, बिल्कुल और आपने 10-11 साल का मेरे ख्याल बिल्कुल से बिल्कुल गैप लिया बिल्कुल था। 11 साल तो का जी। आपको अभी कुछ इस इंडस्ट्री में चेंज लग रहा है? इतने टाइम बाद आने के बाद अभी आपने भजन देखो, गाया है बिल्कुल और बिल्कुल गाना चेंज भी मेरे है। को ये लग रहा है कि अब गायकी करना आसान हो गया है। हुँ, पहले बहुत टफ होता था कि आपको 8 गीतों का संकलन करना है, फिर आप यहाँ से दिल्ली जाओगे, फिर आप तय करोगे कौन म्यूजिक करेगा, कौन रिकॉर्डिस्ट होगा, किस कंपनी से मैं लॉन्च करूंगा, वो मेरे से कितना पैसा लेगी। फिर हम आर्थिक दृष्टि से हर पहाड़ी कमजोर होता था, परिपूर्ण कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि आज ही मैं बहुत बड़ा गरीब था, लगभग सभी भाई बहन गरीब थे। तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। आज की डेट में अब डिजिटल प्लेटफॉर्म हो चुका है। हुँ, आप एक गीत कंपोज करो, 2.5 मिनट का करो, 3 मिनट का करो, आप उसे रिकॉर्ड कर लो, लूप पे कर लो, कभी कभार जो है वो मिलियनों में चल पड़ता है, तो आप स्टार बन चुके हैं। पर वो क्षणिकता है। स्टार बनने के लिए कम से कम आपको 25 साल मार्केट में उसी लेवल पे रहना पड़ेगा, हुँ, तब आपको माना जाएगा कि आप जो है भावी भविष्य के कलाकार बन सकते हैं। या खाली जो है आप तूफान की तरह आए, हिमालय से टकरे और बारिश बन के बरस गए, हुँ। तो वो वाली बात ना हो। तो अब आसान है काम करना, बहुत सरल है। जी
तो ये एक तरफ से अच्छा है या नहीं है, क्या बोलेंगे आप इस पे? नहीं, बहुत सुंदर है। अच्छा क्यों नहीं है? मेहनत कम हो गई है। पहले देखो मैंने बोला ना, 8 गीतें लिखने पड़ते थे, अपने पोस्टर बनाने पड़ते थे, फिर थैले में अपनी कैसेटें रखो, फिर जगह-जगह दुकानों में बेचो, किसी को 5 कैसेट दो, किसी को 10 दो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई जी इस गीत को बजा लेना आप। आज की डेट में तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आप यूट्यूब पे डालो, किसी चैनल पे डालो, तुरंत देखो आप वायरल हो जाएगा, इंटरनेशनल तक पहुँच जाएगा। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। अब आप देखो, आपके चैनल के माध्यम से मुझे लाखों लोग देखेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है ना? जी। तो उस टाइम ऐसा नहीं हुआ करता था। तो देखो परिवर्तन होना और विकास होना, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। तो सर, आपका भी यूट्यूब चैनल अभी नया-नया खुला है जी, शायद जी, ये भी। जी। तो आप अपना यूट्यूब चैनल खुद से मैनेज करते हो या आपकी टीम है? और कैसा लग रहा है आपको यूट्यूब चला के? क्योंकि आप तो सीडी के दौर से थे और सीडियाँ तो ख़ैर अलग ही एक उस टाइम चलती थी और अब यूट्यूब आ गया है। तो आपको मज़ा आ रहा है यूट्यूब चलाने में? देखो नहीं, मज़ा तो क्यों नहीं, देखो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, सबसे रंत रहबार, मिलना-जुलना, मैसेज सारे हो जाते हैं। लेकिन मैं नहीं चलाता हूँ, इसके लिए मैंने पूरा स्टाफ रखा हुआ है, वो मैनेज करते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, वो सब वो देखते हैं। मेरा काम है स्टेज में अच्छी परफ़ॉर्मेंस देना और यूथ पीढ़ी के लिए लिखना, कि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चा 18 साल का है, 15 साल का है, 12 साल का है, 22 साल का है, वो क्या चाहता है? उसकी अंदर की भावनाओं को देख के नए गीतों को लिखना, और शायद अब मैं उसे तुरंत अतिशीघ्र प्रस्तुत करूँगा। तो जी। मतलब हम सुनने जी, वाले हैं जी, आपके जी, जी, नए-नए जी, गाने जी। आने वाला है, कमबैक होने वाला है। 120%। हाँ। जी, जी। और ये भी आप सोशल मीडिया पे बहुत कम चलाते हैं, ये भी मैंने सुना था। अब मुझे शौक नहीं इतना ज़्यादा। मुझे देखो अपनी गायकी से और कंपोज़िशन से ज़्यादा शौक है। इन चीज़ों में बहुत कम ध्यान देता हूँ। जी। और आजकल जो हमारे यूथ है, हम ही लोग लगा रहे हैं 24 घंटे फ़ोन चलाते रहते हैं ना, तो जी, उन जी। उन यूथ के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? कि फ़ोन छोड़ो और काम करो? ठीक है, देखो ऐसा भी नहीं कह सकता मैं, कई लोगों का भविष्य फ़ोन चला के भी बन जाता है। अच्छी बात है, लेकिन सबका भविष्य नहीं बन सकता है। देखो कारोबार तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और देखो फ़ोन से भी हम दूर नहीं रह सकते हैं। वो भी अब एक हमारे लिए शरीर का एक अंग बन चुका है। बिना फ़ोन के भी अब बहुत बड़ी समस्या है ना? तो देखो फ़ोन चलाना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसके साथ-साथ में कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है, कि जिससे हमारा भविष्य चल पड़े, हमारा भविष्य बने। जी। और अभी इतने सारे नए सिंगर्स आए हैं, तो जी। आपको कौन-सा सिंगर सबसे अच्छा लगता है, जिसके गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं? देखो मैं अभी तो इस चीज़ का प्रमाण पत्र या ऐसे तो नहीं बता सकता हूँ कि कौन बहुत बेहतर है, कौन खराब है। सभी अच्छे चल रहे हैं। आने वाले 2026, 2046-47 में पता चलेगा। अच्छा, 2000 जो आज के कलाकार मार्केट में चल रहे हैं, यदि वो इसी गति से 2047-50 के बीच में रहेंगे, तो समझो कि वो उत्तराखंड के टॉप कलाकारों में हैं। और यदि इस बीच में बादल की तरह आके गरज के बरस गए, तो तब मैं क्या कह सकता हूँ? क्योंकि हमें खुद पूछ लो, हमने 99 से शुरुआत की और आज तक हमें पता कितना संघर्ष करना पड़ता है। हमें एक स्टेज भी ऐसा लगता है कि जैसे जो है कारगिल की विजय करना। एक गीत लिखना इतना लगता है कि अगर मेरा गीत सही न लिखा गया तो मृत्यु के समान। हमें शौक के नहीं लिखते गीत को। तो यदि वो लोग इतनी मेहनत करेंगे और 47-50 तक, अगर वो 2047 तक अगर वो ऐसे प्रकार रहेंगे, तो वाकई देखो वो तो फिर चुनिंदा कलाकार बन जाएंगे। और अगर आपको किसी के साथ कोलैब करना हो, कोई नए सिंगर के साथ, उस टाइम पे जब आप बता रहे, तो फिर तब किसके साथ करेंगे? कुछ एक नाम तो होगा आपका कि हाँ मुझे लगता है ये उस टाइम तक चल सकता है। और इसके देखो ऐसा अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अभी पहले मैं गीत रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, आप लोगों के इसने आशीर्वाद से गीत रिलीज होगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन अच्छा है, किसे करना चाहिए, है ना? तो कोलैब करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अच्छी बात है, ठीक है, उससे कोई बुरी बात नहीं है, पर किसे किया जाएगा ये तब देखा जाएगा। ये तब हमें तब पता चलेगा। तब देखा जाएगा। जी, जी, जी। जी सर। हालांकि ऐसा नहीं, मैं देखो सारे कलाकारों का सम्मान करता हूँ। हमने हमेशा नहीं रहना, हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, चले जाएंगे। नई पीढ़ी ने ही इस संस्कृति को, इन गीतों को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए उनका सम्मान भी हमें करना जरूरी होगा। जो पुराने कलाकार हैं वो मैं की भावना में ना रहे कि हम थे तो सब कुछ था। एक टाइम जवाहरलाल नेहरू था, तो किसने सोचा था कि अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश के? किसने सोचा कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा और एक चाय बेचने वाला इतना अच्छा चला देगा? तो जितने भी हम पुराने आर्टिस्ट हैं, मेरा ये मानना है कि हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने ही संस्कृति का बहुत उत्थान कर दिया। नई पीढ़ी जो आएगी 22वीं सदी, 23वीं, 24वीं में, वो भी करेंगे। तो देखो हमें उनका भी सम्मान करना है, पर उन कलाकारों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो आज पहला गीत गाते हैं तो 2050 तक उन्हें वैसा ही रहना पड़ेगा, उस मुकाम तक।
तब उन्हें समाज जो है कलाकार मानेगा। जैसे मेहनत, जैसी लगन पुरानी प्रतिभा पुराने कलाकारों में थी, उस प्रतिभा को उन्हें भी याद रखना पड़ेगा। जी। सही बात सर। आपने बहुत सारे स्टेज शोज भी करे हैं। जी जी जी। और अलग अलग बाहर, यहाँ तो होते रहते हैं आपके, हमारे वहाँ उत्तराखंड में, यहाँ पर आपने फॉरेन में भी इतने सारे शोज करे हैं। जी जी। तो सबसे ज्यादा मजा आपको कहाँ आया? आप कहाँ कहाँ गए शोज करने के लिए, थोड़ा सा बताएं। देखो, मैं गल्फ में तो लगभग, सऊदी अरब में तो लगभग पूरे 7 अमीरातों में मैंने 3-4 बार कर दिए होंगे। इसके बाद मैं चाइना के ग्वांगजू में गया, मेलबर्न में गया ऑस्ट्रेलिया की, और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भी गया हूँ। तो कार्यक्रम होते रहते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बाहर जाके हमें कोई बहुत बड़ा आनंद आता होगा कार्यक्रम का। अपने राज्य में, अपने देश में भी बहुत आनंद आता है। बस ये कि बाहर हमें सीखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे महिलाओं का सम्मान कैसे होता है। वहाँ के शहरों को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे साफ सुथरा विकास किस तरीके से है। तो वो चीज़ें हमें खलती है कि अभी हमारा यहाँ पे उतना डेवलपमेंट, और उस तरीके से हम लोग अभी महिलाओं का सम्मान कम करते हैं। और इस चीज़ के लिए मैं ठोक बजा के, ताल बजा के यही कहता हूँ कि हमें अपनी महिलाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जी। और अभी आप बता रहे हैं नए गाने आने वाले हैं आपके, जी, तो जी। अब लोग नए इंस्ट्रूमेंट्स और नई टेक्निक्स के साथ अपने जो गाने निकालते हैं, तो आप भी उन नई टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने गानों में, या जो आपका पहले पुराना जो क्लासिक टच है उन्हीं के साथ आपके जो गाने हैं वो आएंगे? नहीं, परिवर्तन तो देखो गीता में भी लिखा गया कि परिवर्तन संसार का नियम है, और हम करेंगे और नए अंदाज में करेंगे। लेकिन ये कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को उससे जोड़ के रखेंगे, उससे बांध के रखेंगे कि हम उसको जो है छोड़ेंगे नहीं, लेकिन नए टेक्निक और नई तरीके से गीत को प्रस्तुत करेंगे। जी। सर, मैंने एक स्टोरी सुनी थी काफी जी, जी। टाइम पहले, जो जी। आपकी एक गाने से ही रिलेटेड थी। जी जी जी। तो उसमें ये बताया था कि जो आपके सिल्की बांध वाले हीरो हैं, जी। तो जब वो शूट करके वापस आ रहे थे, तो मतलब उनके साथ कुछ हादसा हुआ था। कुछ कोई बोल रहे थे कि उसमें कि उन पे कुछ लग गया है, या कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे। तो क्या ये मतलब सही बात है, सच बात है कि ऐसा उनके साथ कुछ हुआ था? देखो, ये मायावान के टाइम की बात है। उस टाइम मैं छत्तीसगढ़ में, जौनपुर में रहता था, और मैं सरकारी जॉब पे भी था। वहाँ पे शूटिंग होती है। शूटिंग होने के बाद पूरा साजोबाज पैक होता है। उसके बाद नचिकेता कुकरीती पौड़ी की तरफ अपने किसी व्यक्तिगत काम से जाता है। शूट होगा उनका किसी और के साथ में, और उस टाइम टाटा सूमो का चलन ज़्यादा था। तो वहाँ से गाड़ी आती है, और यहाँ पे जॉली ग्रांट के पास 7 मोड़ पे वो लड़का यूँ कहता अपने साथियों के साथ, यार मुझे डर लग रही है, मुझे आगे की सीट पे बैठा दो। अच्छा। तो थोड़ा गाड़ी आने के बाद उसको आगे बिठाया जाता है। आगे आकर के जो एक पुल है वहाँ पे, बल्कि नया पुल बन चुका है हॉस्पिटल से थोड़ा पहले, तो वहाँ पे वो गाड़ी उलट जाती है। वो आगे के शीशे से सीधा बाहर निकल जाता है, औरों को हल्की फुल्की चोट लगती है। वो घटनास्थल पे ही मृत्यु हो जाता है। वहाँ से रात को 1 बजे या 12:30 बजे के बीच में उनको जॉलीग्रांट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उनको मृत्यु घोषित कर देते हैं। लेकिन डरा था वो, ये बात तो बताई मतलब थी ऐसा साथियों सच ने। है कि जी उन्हें जी कुछ जी। ऐसा- देखो, ये चीज़ें तो है। देखो, अगर चोर है तो उनके लिए जो है पुलिस है, क्योंकि तभी सुधरेंगे। और जहाँ पे देव भूमि है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत भूत तो होते हैं। ऐसा नहीं कि हम ना कह सकते हैं, होते हैं। छल छिद्र छायाएं तो होती हैं, और इसीलिए इसको देवभूमि कहा गया है। तो खैर देखो, क्या पता परमात्मा उसका दाना पानी उतना ही लिखा होगा, पर वो बेचारा डरा था। अच्छा। जी जी जी। तो मतलब ये और काफी- मैं देखो आज आपके चैनल से भी उसकी आत्मा के लिए पुण्य कामना करता हूँ, और भगवान श्री हरि जो है उन्हें अपने चरणों में आस्था दे, शरण दे। ये हमारी आज भी कामना है नचिकेता के प्रति। हम सब यही चाहते हैं कि जी जहाँ जी, भी वो उनकी आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये अभी हमें आपकी थोड़ा म्यूजिकल लाइफ के बारे में पता चला, थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चला। अब जो हमारा अगला सेगमेंट है वो है थोड़ा फन सेगमेंट। जी, तो जी। चलिए आइए शुरू करते हैं अपने फन सेगमेंट के साथ। तो सर, इसमें मैं आपके कुछ गाने आपको बताऊंगी, और जी, लास्ट जी। में हमको पता चलेगा कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी जी, आपके जी। गानों के, तो आपको बताना उन दोनों में से आपका कौन सा अच्छा है। ऐसे ही फिर आगे आगे तक एंड में हमको पता चल जाएगा आपका एक फेवरेट गाना। ठीक और ठीक। फिर हम अपने पॉडकास्ट का एंड करेंगे आपके एक गाने के साथ, जो मेरा बहुत फेवरेट है, वो मैं Thank आपको you, तब thank बताऊंगी। you, thank you. तो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला है आपका माया बांध या सिल्की बांध? ये दोनों बराबर थे। इनमें से मैं किसी को ना कम प्यार करता हूँ ना ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि जनता ने इन्हें जो है हृदय से लगाया है।
अगर बाई चांस फिर भी एक को चूज करना पड़े तो एक को, थोड़ा सा बिल्कुल 1% ऊपर। अब टेक्निकल दृष्टि से आप देखोगे तो वैसे मायाबान ने मैं सिल्की बांध को ज्यादा मानूंगा, अच्छा, क्योंकि उसने मेरा भविष्य तय किया है। बिल्कुल। जी तो सिल्की बांध या फिर मेरी छौंदाड़ी? इनमें से ऊपर भी सिल्की बांध ही रहेगा, क्योंकि छौंदाड़ी को गाते गाते तक मुझे बहुत बड़ा तजुर्बा हो चुका था, गायन का पता लग गया था, मैंने अपना मार्ग चुन लिया था। लेकिन होता ना कि पहली चोटी जो है दमदार होनी चाहिए, तो अभी भी सिल्की बांध है। अच्छा, तो हम अब सिल्की बांध को हटाएंगे क्योंकि अब हमको पता चल गया वो तो आपका फेवरेट है ही। तो अब हम आपको अलग ऑप्शन देते हैं, मेरी छौंदाड़ी या फिर लबरा छोरी? इनमें से लबरा छोरी ज्यादा। ठीक है, लबरा छोरी या फिर नेगी की चेली? अब इसके ऊपर क्या आप बात करोगे तो और अच्छे टेक्निकल से नेगी की चेली को सजाया गया था। ठीक है, या नेगी की चेली या फिर तुरड़ी तुर? हाँ, तुरड़ी तुर, उसमें कांच फटने का जब इफेक्ट आया था तो लोग बड़े हंसे थे कि मंगलेश भाई यार आप क्या क्या करते रहते हो। तो दमदार। ठीक है, अच्छा, तुरड़ी तुर या फिर मेरी सुभागा? सुभागा, क्योंकि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, कन्याओं के बहुत सम्मान करता हूँ, और भगवान से यही निवेदन करता हूँ कि हर घर में एक कन्या हो, और सुभागा बड़ा प्यारा नाम है। जी, तो हमको पता चल गया, इससे पहला गाना तो आपका सिल्की बांध है फेवरेट, दूसरा है मेरी सुभागा। तो अब मेरी सुभागा की 2 लाइन हमारी ऑडियंस के लिए सुना देता मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को और तमाम दर्शकों को। मेरी सुबागा सजीली, आँखी दिदो नसीली, वठड़ी छन रसीली, रंग रूपा की छबीली, चौठी माँ बाई तिल्चा, गोरी गलवाड़ी पिल्चा, भलु मायालू दिलचा, मेरी सुबागा होए होए होए, मेरी सुबागा सजीली, आँखी दिदो नसीली, वठड़ी छन रसीली, रंग रूपा की छबीली। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। अच्छा सर, आपसे गाने बहुत गवा रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ, पर मेरा एक बहुत फेवरेट है आपका गाना मेरी छौंदाड़ी। मुझे बहुत, मतलब मैं छोटी थी उस टाइम पे 5th-6th क्लास में, मैंने इतना सुना है वो गाना, उस पर मैंने इतना डांस करा है, तो आज आप मेरे सामने हो तो मैं बिल्कुल सुनना चाहती हूँ। चलिए, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपने छठे में सुना, और आज आप जो है इस सजीव प्रसारण के माध्यम से जो है तमाम दर्शकों तक, देश विदेश तक जो है मेरी वाणी को पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं आपका भूली बहुत बहुत धन्यवाद कर दो, हमारा सौभाग्य है। आप जुग जुग जियो और विकास की दुनिया में हमेशा अग्रसर रहो। मेरी छौंदाड़ी, यू छौंदाड़ी शब्द जो ची हमारा गढ़वाल को बहुत पुरानो नो ची, और दे दादों की बड़ी ममता बनी थे कि हमारी नातनी पर नजर न लगो, तब तक नो छौंदाड़ी दर्दियन था। ये बात में थे मेरे दे दादा झड़दादा परदादा से लोग बताया करता था कि इन चलन जो ची हमारा पहाड़ में थे, तो मैं तो बड़ो प्यार लगी नो। तो ये वास्ता जो चीज मैं यू डीजे का माध्यम से, ताकि नाम चलन में आओ और नई छवा देते भी पता चलो कि छौंदाड़ी भी नोच हमारा पहाड़ को। तो ये गीत मैं आप लोगों को सुनाई देनू। मेरी छौंदाड़ी सज धजी गे, गोरी गलवाड़ी चिफल पट, मुंड पारंदा भलो बांधू चा, कादी पैजामी तुरी ले कट, माँ की कसम जिया बासीगी, हुएगी छौंदाड़ी घिरण घिट, मोड़ मची गे माया लगी गे, सोडू मंडान धुल रे पट। तो ये थी इसकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थोड़ा रंगीला मिजाज का बना दिया ये, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है सर। कविता और गीत ये उन्होंने कि हर गीत में करोड़ रस अगर हो तो शायद लंबू भविष्य नहीं हो सकतो। ये वास्ता गीत हो या कविता हो, ये में हास्यपन और आनंद और उत्साह होना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और हमको, हमारा सौभाग्य है आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपने हमको चीज़ों के बारे में बताया, समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और हमारी पहाड़ टेल्स की टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। अरे सौभाग्य, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बोली। जुग जुग जी हो, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ये सम्मान देने का वास्ता। और मैं हमेशा आपका ये पहाड़ टेल्स चैनल का वास्ता तमाम दर्शकों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप यदि हमारा पहाड़ की कहानी, हमारा पहाड़ का कलाकार, जितना भी सामाजिक कार्य ये चैनल के माध्यम से प्रसारित होना, इस 100% घटनाओं पर वास्तविक होना, ये वास्ता आप अधिक से अधिक देखला और अधिक से अधिक जो चीज मेरी भूली का ये चैनल पर जुड़ना। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं, हृदय से आभार व्यक्त कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे आप अपना आशीर्वाद। धन्यवाद। हमारे पहाड़ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही जाने माने कलाकार हमारे साथ जुड़े रहें तो हमारे चैनल को शेयर करें,
कमेंट ज़रूर करें कि आप नेक्स्ट गेस्ट किसे चाहते हैं, और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।